एनालॉजीज, वर्ड पेयर रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉजीज के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। इसमें आप देखें कि आपको येलो में ये काउ एंड मिल्क लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इसका मेन वर्ड पेयर है। उसके बाद चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और बाज का कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जिसमें ई ऑप्शन भी होता है, लेकिन हमने थ्रू आउट तकरीबन हर क्वेश्चन में ए से डी तक ऑप्शन रखे हैं। ये ऑप्शन वर्ड पेयर्स हैं, ये मेन वर्ड पेयर है। आपने करना क्या है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन है काउ एंड मिल्क, ये एक्चुअली क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो कि पहले से आपको मालूम होनी चाहिए कि ये इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। तो हमने करना क्या है, जो कि इसकी डायरेक्शन में भी लिखा हुआ आएगा आपके सामने जब आप टेस्ट दे रहे होंगे। तो हमने इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमने करना ये है कि काउ और मिल्क, ये जो मेन वर्ड पेयर है, इन दोनों वर्ड में क्या रिलेशनशिप है, ये हमने फाइंड आउट करना है कि इनको किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। तो देखें काउ और मिल्क में क्या रिलेशन है कि ये काउ से हम मिल्क हासिल करते हैं, ये इनका रिलेशन है कि काउ प्रोड्यूस मिल्क। अब हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से जिसमें दिए गए वर्ड के दरमियान इसी तरह का सेम टू सेम रिलेशन मौजूद है, यानी कि ये इसमें और इसमें क्या एनालॉजी है। इन ऑप्शन में से कौन सा वर्ड पेयर ऐसा है जो मेन वर्ड पेयर से एनालॉजिकली मैच कर जाए, जिसकी एनालॉजी सेम हो। तो अब हम चेक करते हैं, हम कहते हैं काउ से मिल्क हासिल होता है, तो हैन से एग हासिल होते हैं। यस, ये बिल्कुल सेम एनालॉजी है इन दोनों के दरमियान, यानी कि इन दोनों का रिलेशन एक तरह का है। बाकियों को चेक करते हैं, हॉकी से क्या हम हॉट हासिल करते हैं? नो। क्या विंटर से हम स्नो हासिल करते हैं? नो, हम इसे हासिल नहीं करते। बाद विंटर में स्नो हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये कोई लिंक नहीं है। लेकिन काउ एंड मिल्क तो लिंक है कि काउ से आप मिल्क ही लेते हैं, अदरवाइज काउ की अदर यूटिलिटी नॉर्मली कम है या ना होने के बराबर है। आप उससे गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे जहन में होता है कि काउ से मिल्क लिया जाता है। इसी तरह से हैन से एग लिए जाते हैं, लेकिन विंटर से स्नो लेने का कोई कंसेप्ट नहीं है। वुड एंड ट्री, क्या वुड से ट्री लेते हैं हम? नो। अगर ये होता कि ट्री से ट्री इस साइड पर होता, ट्री का वर्ड इस साइड पर होता और वुड इस साइड पर होता, यानी कि ये इंटरचेंज हो जाते ऑर्डर के लिहाज से, तो फिर भी पॉसिबल था कि ट्री से हम वुड हासिल करते हैं, फिर भी ये मुमकिन था। फिर हम अगर ये दोनों मिल जाते तो फिर हम गौर करते कि कौन सा ज्यादा करीब है। बहरहाल इस टाइम ये गलत है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व करना है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स और मेथड्स हम किस तरह अप्लाई करें कि ये क्वेश्चन आसान हो। क्योंकि देखिए बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहली चीज है वोकेबलरी, यानी कि वर्ड मीनिंग। आपको अगर वर्ड के मीनिंग ही नहीं आते तो आप रिलेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ड मीनिंग। जितने वर्ड इसमें इस्तेमाल हुए हैं, जो वोकेबलरी इसमें इस्तेमाल हुई है, उनके हर वर्ड के मीनिंग अगर आपको आते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और वो होगा टू फाइंड आउट द लॉजिकल रिलेशनशिप। दोनों वर्ड के मीनिंग हमें आते हैं तो हम उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ढूंढेंगे कि ये दोनों आपस में रिलेट कैसे होते हैं। उसके बाद हम ऑप्शंस में जाकर यही प्रोसेस वहां करेंगे कि उसमें भी लॉजिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअली ये मेमोराइजेशन का पार्ट है, क्योंकि अगर आपकी वोकेबलरी या वर्ड मीनिंग या आपकी एक बेस है वोकेबलरी की, तो आप यकीनन इस सेक्शन में आसानी के साथ परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज आपको वोकेबलरी याद करना पड़ेगी। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर आप किसी जगह टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी बुक से कर रहे हैं, तो नॉर्मली उसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल होते हैं जो कॉमनली टेस्टों में आते हैं।
तो इस वजह से आपकी वोकैबुलरी की लिमिट लग जाती है कि आपको कितने ज़्यादा वर्ड याद करने हैं। अदरवाइज़ तो वोकैबुलरी तो बहुत बड़ी है, कितनी याद करें? तो अगर आप एक लिमिटेड वोकैबुलरी याद करें जो कि कॉमनली टेस्ट में आपको नज़र आती है, तो ये सफिशिएंट होती है। लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी की ज़रूरत होगी। उसके बाद लॉजिकल रिलेशनशिप की बात आएगी। तो अब हम चलते हैं कि इसमें कौन सी टेक्निक्स और हम किस तरह से इनको लॉजिकली रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन भी अगर हम लें तो क्या है, एनालॉजीज आर वर्ड रिलेशनशिप्स दैट कंपेयर टू थिंग्स दैट हैव ए फीचर इन कॉमन। कोई कॉमन फीचर मालूम करना है कि इन दोनों को कैसे रिलेट करें। मसलन टीचर इज टू स्कूल। अब टीचर कौन है, एक वर्कर के तौर पर हम लेते हैं कि टीचर एक वर्कर है और स्कूल इसकी वर्क प्लेस है। देखें अब ये रिलेशन इसमें स्कूल और टीचर और स्कूल में क्या रिलेशन है कि टीचर वर्क्स इन स्कूल, टीचर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है स्कूल में। तो देखें अब एनालॉजी क्या है कि यही रिलेशन आपको इधर भी नजर आएगा। डॉक्टर इज ए पर्सन और ए वर्कर and he performs his duties in hospital। तो ये उसकी वर्क प्लेस होगी। तो आप देखें पर्सन और वर्क प्लेस, पर्सन और वर्क प्लेस, तो ये सेम एनालॉजी रखते हैं वर्ड पेयर। इसी तरह से अगर हम देखें बर्ड और केज, इन दोनों में क्या रिलेशन है। बर्ड केज, केज क्या है, पिंजरा, परिंदों को पिंजरे में रखा जाता है, यानी कि ये उनका इनक्लोजर है जहां पर ये घर में जब एज ए पेट किसी बर्ड को लिया जाता है तो कहाँ रखते हैं, केज में। किसी बर्ड को जब एज ए पेट घर में पाला जाता है तो उसे केज में रखते हैं नॉर्मली, वरना तो कुछ बर्ड ऐसे भी हैं जिनको आप नहीं रखते केज में। मसलन अगर हम हैन को देखें तो एक्चुअली उसका एक अलग से डब्बा होता है, पिंजरा नहीं होता। तो इसी तरह वर्ड हमें दिया गया डॉग। अब बताएं कि इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, जबकि वर्ड बर्ड और केज का रिलेशनशिप है, बर्ड को एनक्लोज किया जाता है केज में, तो डॉग को कहाँ रखा जाता है, डॉग हाउस में। तो देखें एनालॉजी मैच कर गई है। अब ये इसका आंसर बन सकता है। हेयर ब्रश और हेयर क्या रिलेशन है, हेयर ब्रश हेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, संवारने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए, उनको शेप देने के लिए हेयर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। टूथब्रश से क्या किया जाता है, टूथब्रश कहाँ इस्तेमाल होता है, देखें हेयर ब्रश इस्तेमाल हो रहा है हेयर पर, टूथब्रश कहाँ इस्तेमाल होता है, टूथ पर, टूथ या टीथ। इसी तरह बेड और बेडरूम का क्या रिलेशन है, बेड इज प्लेस्ड इन बेडरूम, बेड बेडरूम में होता है, तो स्टोव कहाँ होता है, ये किचन में होता है। स्ट्रॉ किस काम आता है, स्ट्रॉ इज यूज्ड टू ड्रिंक, straw is used to drink, then fork is used to eat। देखिए इस तरीके से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि पहले का रिलेशन निकालकर दूसरे को कंप्लीट किया। सम टाइम इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ थोड़े से टेस्टों में नजर आते हैं कि इस तरह से हो, लेकिन क्योंकि हमने लर्निंग करनी है तो मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी, रिलेशनशिप की। अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप किस तरह से होते हैं। अच्छा अब सेंटेंस बनाना है। आप एक मेन वर्ड को, जो भी क्वेश्चन का मेन वर्ड है उसे जहन में लाते हैं, जैसे ब्रिक्स एंड वॉल है। अब आप एक पिक्चर जहन में बनाएं कि ये ब्रिक्स और वॉल में क्या रिलेशन है, बिल्कुल सॉलिड किस्म का, कंक्रीट किस्म का रिलेशनशिप बनाएं। और वर्ड के मीनिंग आपने क्या लेने हैं, जो डिक्शनरी मीनिंग है नॉर्मली, अभी आगे चलकर हम इसकी बात करेंगे। तो फिलहाल आपने लेना है ब्रिक्स और वॉल का क्या रिलेशन है। ब्रिक्स आर यूज टू क्रिएट वॉल, ये इनके दरमियान रिलेशन, ब्रिक्स से वॉल बनती है, दीवार बनानी है तो उसमें ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं। आपने इसके जहन के अंदर रिलेशनशिप कायम कर ली। फिर उसके बाद आप देखेंगे अगर हम इसको देखें तो क्या है,
ग्लास इज यूज्ड टू क्रिएट बॉटल। बॉटल बनाने के लिए ग्लास इस्तेमाल होता है, जैसे वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं। तो एनालॉजीज क्या बनी? ब्रिक्स आर यूज्ड टू क्रिएट वॉल, सेम इज ग्लास इज यूज्ड टू क्रिएट बॉटल। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो वर्ड है वो बनाना मुश्किल होता है या ज़हन के अंदर नहीं आ रहा होता डायरेक्टली कैसे रिलेट करें, तो हम किसी कंटेक्स्ट में भी इनको ले सकते हैं। इनका रिलेशन इन कंटेक्स्ट भी हो सकता है, जैसे ब्रिक्स एंड वॉल, बिल्कुल ठीक है, ब्रिक्स आर यूज्ड टू क्रिएट वॉल, लेकिन पम्फलेट आर यूज्ड टू क्रिएट प्रोपेगेंडा, नो। हम कह सकते हैं कि पम्फलेट इज ए पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा किसी बात को फैलाना, उसके लिए हम पम्फलेट को यूज कर सकते हैं। तो वॉल भी बाज़ औक़ात ब्रिक्स के बगैर बन सकती है, जैसे प्रोपेगेंडा पम्फलेट के बगैर भी हो सकता है। आप टीवी चैनल्स को भी यूज कर सकते हैं, रेडियो को भी यूज कर सकते हैं, बुक्स को भी यूज करते हैं, वीडियो आजकल जो है प्रोपेगेंडा जो है व्लॉग्स पर भी होता है, तो जरूरी नहीं है पम्फलेट इस्तेमाल हो। इसी तरीके से ब्रिक्स और वॉल का रिलेशन हमें सिर्फ समझ आता है कि ब्रिक्स और वॉल किस तरह से रिलेट है, कि ब्रिक्स से वॉल बनाई जा सकती है, नॉर्मली बनाई जाती है, तो ये दोनों इन कंटेक्स्ट हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से पम्फलेट और प्रोपेगेंडा भी कंटेक्स्ट में है कि ये इस्तेमाल हो सकता है, और पहले किसी ज़माने में ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता भी रहा है। जब ये टीवी चैनल्स और ये चीज़ें नहीं थी, तो सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस होते थे, तो पम्फलेट ज़्यादा यूज़ होते थे। अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए हम बनाते हैं टेस्ट सेंटेंस। टेस्ट सेंटेंस क्या है? टेस्ट सेंटेंस में हम दोनों वर्ड्स को एक सेंटेंस में ले आते हैं कि कोई एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाए जो मीनिंगफुल हो। मतलब सीजर्स आर यूज्ड टू कट, दो लफ्ज हैं सीजर, सीजर और कट, इन दोनों को रिलेट करने के लिए हम ये सेंटेंस बनाते हैं, सीजर्स आर यूज्ड टू कट। देखिए मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब यहाँ पर सीजर आया हुआ है और यहाँ कट, यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन का रिलेशनशिप है। ये सीजर का फंक्शन क्या है? टू कट। अच्छा, अब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं। विंडो क्लोज, अब आप नंबर 1 के ऊपर विंडो रखें, और ये जो नंबर 2 है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। नंबर 1 के ऊपर इधर हमने लेफ्ट साइड का वर्ड पहले रखा था और राइट साइड का वर्ड दूसरी जगह पर था, तो सेम चीज आप यहाँ करें। विंडो इज यूज टू क्लोज, नो, विंडो क्लोज करने के लिए नहीं होती। देखिए यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि विंडो इज यूज्ड टू क्लोज, जैसे ये इसमें नजर आ रहा है आपको। विंडो का मकसद क्लोज करना नहीं है, उसका मकसद बाज़ औक़ात कमरे में रोशनी को लेकर आना, रोशनी के लिए विंडो बनाई जाती है या हवा के लिए बनाई जाती है, ताकि कमरे में कुछ हवा मौजूद रहे या हवा आती आती रहे। तो विंडो क्लोज करने के लिए नहीं बनाई जाती, इसका पर्पस क्लोज करना नहीं है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन गलत है। फिर सेकंड को देखते हैं, द शुगर इज यूज टू स्वीटन, यस, ये हमें नजर आता है। देखिए नंबर 1 के ऊपर आ गया शुगर यहाँ पर, और इज यूज टू स्वीटन ये नंबर 2 पर आ गया। तो आप फिल देखें कि आपका टेस्ट सेंटेंस में ये दोनों वर्ड फिट हो रहे हैं, ये सेंटेंस बन रहा है। तो शुगर इज यूज टू स्वीटन बिल्कुल सही है, क्योंकि शुगर का काम मीठा करना है, इसलिए अभी हम इसे रखते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर है। फिर हम सी ऑप्शन को देखते हैं, क्लॉथ वेव। अब क्या क्लॉथ वेव करने के काम आते हैं? वीव करने के काम नहीं आते, बल्कि वीव करके क्लॉथ बनता है, तो ये रिलेशन इसमें फिट नहीं होता कि क्लॉथ इज यूज्ड टू वीव, गलत है। तो डी ऑप्शन को देखिए, मास्क फ्राइटन। अब सेंटेंस में डालें इसे, द मास्क इज यूज्ड टू फ्राइटन, ये भी गलत है। क्यों? मास्क का काम खौफजदा करना नहीं है, आप मास्क पहन के किसी को डराते नहीं है। ये पैरल, ये एक इसका यूज छोटा सा है, बाज़ का लोग शरारत के लिए कोई मुंह पर चीज लगाकर उसे दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या मास्क नॉर्मली इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? नो, मास्क प्रोटेक्शन के लिए, जब से ये वायरस वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मास्क का जहन में आते ही हमें फौरन आता है
मास्क का नाम सुनते ही हमारे जहन में फौरन आता है कि ये प्रोटेक्शन के लिए है, वायरस वगैरह से या कंटेमिनेशन जो हवा में है उससे बचने के लिए। तो हम कह सकते हैं मास्क यूज टू, अगर यहाँ पर प्रोटेक्शन होता तो ठीक था, हम सोच सकते थे इस पर। वैसे मास्क जो है आइडेंटिटी छुपाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो मास्क इज यूज टू फ्राइटन ये नहीं है इसका नॉर्मल यूज, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं ई ऑप्शन की तरफ, कंट्री वोट, क्या इसको सेंटेंस में डालें तो क्या ये रिलेशन बनता है? द कंट्री इज यूज टू वोट, नो, ये नहीं बनता, क्योंकि अगर हम इसको चेंज भी कर लें तब भी नहीं बनेगा। वोट इज यूज टू वो कंट्री, नो, तो इसलिए ये सारे गलत हो गए, सिर्फ बी ऑप्शन हमारे पास बचता है जो कि इस टेस्ट सेंटेंस में बिल्कुल सही फिट हो जाता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, स्लगिश एंड एनर्जी। स्लगिश कोई चीज जो बगैर एनर्जी के हो, जिसमें एनर्जी ना हो, जिसको मूव करने में मुश्किल पेश आती हो, वो एजाइल ना हो, स्लगिश। एक ही जगह पड़ी हुई कोई चीज जिसमें एनर्जी नहीं है, तो हम टेस्ट सेंटेंस बनाते हैं, नंबर 1 पे रखते हैं स्लगिश, नंबर 2 पे एनर्जी। स्लगिश मीन्स विदाउट एनर्जी। तो अब यही सेंटेंस हमने बनाना है बाकी तमाम चॉइसेस के साथ। नंबर 1 पे हम पहला वर्ड रखेंगे, नंबर 2 पे दूसरा वर्ड रखेंगे, जैसे कि स्लगिश नंबर 1 पे और एनर्जी नंबर 2 पर। तो ए ऑप्शन को देखें, क्लिफ, हिल्स एंड क्लिफ, तो ये सेंटेंस बन रहा है इसका, हिल्स मीन विदाउट क्लिफ, नो, हिल्स और क्लिफ का ये रिलेशन नहीं बनता कि हिल जो है वो विदाउट क्लिफ होते हैं। क्लिफ होती है एक चट्टान जो अलहदा से निकली हुई हो किसी पहाड़ पर, तो क्लिफ जो है वो हिल्स विदाउट क्लिफ जरूरी नहीं है, यानी कि ये कोई रिलेशन नहीं है इनका आपस में। फिर है बुल स्टर्डी। स्टर्डी होता है वेल बिल्ड, जिसके मसल ज्यादा हो, जो ज्यादा स्ट्रांग हो, उसको कहते हैं स्टर्डी। तो बुल मीन्स विदाउट स्टर्डी, ये भी नहीं बनता, क्योंकि बुल के साथ अगर नॉर्मल बुल लें तो वो स्टर्डी होता है, वो हार्ड हार्ड जिसे कहते हैं सख्त जान होता है, उसमें मसल्स होते हैं और स्ट्रांग होता है, तो विदाउट की सेंस इसके साथ नहीं आती। फिर है हेल्दी एंड मेमोरी। हेल्दी एंड मेमोरी में हेल्दी मीन्स विदाउट मेमोरी, ये कैसे हो सकता है? तो ये भी कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं बनता टेस्ट सेंटेंस के मुताबिक। फिर डी ऑप्शन है ट्राइट एंड स्पीच। ट्राइड होता है कोई चीज ऐसी जो बार बार इस्तेमाल करके बोसीदा हो चुकी हो, खराब हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो, उसे कहते हैं ट्राइड। इसी तरीके से बाज़ औक़ात स्टोरीज हैं, बातें हैं, एक बंदा एक ही बात किए जाता है तो वो लोग फील करते हैं कि ये अब फजूल है बात सुनना, ये हर टाइम यही करता रहता है। इसी तरह से कोई भी चीज जो इस्तेमाल से करने से बार 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 उसका इफेक्ट खत्म हो जाए या वो बोसीदा हो जाए, उसे कहते हैं ट्राइड। ट्राइड मीन विदाउट स्पीच, नो, ट्राइड का डायरेक्टली तो लिंक भी नहीं बनता स्पीच के साथ, क्योंकि किसी चीज को कहते हैं जो इस्तेमाल से बोसीदा हो चुकी हो, खराब हो चुकी हो। लेकिन अगर हम स्पीच के साथ मिलाना भी चाहें तो मीन्स विदाउट स्पीच नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइड तो होता ही बोलने वाला है कि बार 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 कोई चीज करके खत्म की जाती है, तो अगर वो स्पीच बार बार कर रहा है तो विदाउट कैसे हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब आते हैं ई ऑप्शन पे, सेसिएटेड एंड हंगर। सेसिएटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स विदाउट हंगर। जाहिर सी बात है जो शख्स या कोई चीज, कोई एनिमल या इंसान अगर सेटिस्फाइड है, उसका पेट भरा हुआ है या वो सेटिस्फाइड है, तो उसे किसी चीज की भूख नहीं होती, उसे भूख नहीं होती। अगर सेटिस्फाइड है, उसका पेट भरा हुआ है, तो उसे हंगर नहीं है। तो ये सेंटेंस मैच करता है हमारे मेन सेंटेंस है और ये करेक्ट मीनिंग दे रहा है। सेटिस्फाइड मीन विदाउट हंगर, जो सेटिस्फाइड है उसे भूख नहीं लग रही तो वो विदाउट हंगर है। अब टेस्ट सेंटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखें, जो टेस्ट सेंटेंस अभी हमने पिछले सेंटेंसेस में बनाए हैं उसको मजीद किस तरह से हम यूज करते हैं। नंबर 1, ट्राई टू मेक डेफिनेशनल सेंटेंस, यानी कि जो कॉमन लाइफ में उस चीज का मकसद होता है वो मीनिंग आपने लेने हैं, वरना तो बहुत सारे स्लैंग्स भी हैं।
और कुछ ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं सर्टेन कंडीशन में, लेकिन नॉर्मली उसको इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है सीजर्स आर यूज टू कट। यस, सीजर्स का नॉर्मल फंक्शन क्या है? आप फौरन कहेंगे पेपर काटना है या कपड़े काटना है, इन चीजों के लिए सीजर को इस्तेमाल किया जाता है। यस, ये बिल्कुल इसका नॉर्मल यूज है। लेकिन अगर कोई शख्स कहे सीजर्स कैन किल पीपल, तो आप देखेंगे ये रिलेशनशिप ऑकवर्ड है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन नहीं है किल पीपल। बेशक उसके जरिए हो सकता है लेकिन नहीं है। इसी तरह से आप गौर करें जरा, कैमरा, एक बड़ा कैमरा है, कैमरा इज यूज टू फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बड़ा कैमरा किसी के सर पे मार दे तो उसे चोट लगेगी, तो क्या कैमरा इस काम के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं होता। इसी तरह क्या सीजर जो है वो किलिंग के लिए इस्तेमाल होती है? नहीं होती। तो इसलिए ये रिलेशन करेक्ट नहीं है। आप ये सेंटेंस सही नहीं बना रहे। सेंटेंस बनाए जो चीजों की डेफिनेशन है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, डिक्शनरी की से सेंस लेकर आप बनाएंगे। तो डिक्शनरी में कहीं नहीं लिखा होगा कि सीजर जो है वो किलिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि सीजर इज एक टूल टू किल पीपल या किल अदर एनिमल्स। तो सेंटेंस कौन सा बनेगा? जो डेफिनेशनल होगा, जो डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर बेस करता होगा या कॉमन यूज होगा सोसाइटी में उस चीज का, उससे उससे उसको मद्देनजर रखते हुए हम डेफिनेशनल सेंटेंस बनाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि कीप द डेफिनेशनल सेंटेंस शॉर्ट। डेफिनेशनल सेंटेंस को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करें ताकि दूसरे वर्ड उसमें इजीली फिट हो सके। अगर आप उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो बाद का दूसरे वर्ड उसमें रिलेशन होने के बावजूद भी फिट नहीं होंगे। जैसे ए सूटकेस कंटेन क्लॉथ्स, बिल्कुल सही है। सूटकेस का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि इसमें कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। अगर हम कहें कि ए सूटकेस हैज क्लॉथ, तो आप देखेंगे बहुत से ऐसे रिलेशन होंगे जो इसमें फिट ही नहीं हो सकेंगे, और ये इंफॉर्मेशनल है, डेफिनेशनल नहीं है। ये तो आपको बता रहा है कि कपड़े हैं, लेकिन उसका पर्पस तो नहीं बता रहा, कोई उसके अंदर रिलेशन नहीं बना रहा। ये रिलेशन है ही नहीं, हैज क्लॉथ, ये तो कोई आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनको रिलेट तो नहीं कर रहे। यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है कि सूट केस में कपड़े होते हैं, आप उसका पर्पस बता रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट टेस्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। फिर बात होता है कि आपके दोनों जो मेन वर्ड पेयर में वर्ड्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं, उनकी मदद से भी हम बात क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेन एंड राइट को देखें। पेन क्या है? पेन इज ए नाउन, और राइट ये वर्ब है। तो अब आप जो ऑप्शंस मिलेंगे उनमें चेक करें कि लेफ्ट साइड का यानी कि पहला वर्ड नाउन हो और दूसरा वर्ब हो, तो पॉसिबल है कि वो इसका आंसर होगा। अगर ज्यादा मिलेंगे तो फिर हम डायरेक्ट रिलेशन की तरफ चले जाएंगे। अगर सिर्फ एक ही ऐसा चॉइस हो जिसमें नाउन आ रहा हो और दूसरे साइड पर वर्ब आ रहा हो और वो उसका फंक्शन भी हो, देखिए फंक्शन हम बाद में रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा कोई रिलेशन मिल जाता है कि जिसमें सिर्फ पहले नाउन आ रहा है और दूसरे में वर्ब आ रहा है और कोई ऐसा नहीं है, या दोनों नाउन है या दोनों वर्ब है, हम देखेंगे कि नाउन पहले आ रहा है वर्ब बाद में आ रहा है और एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो वही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे तो फिर हम इनका रिलेशन भी बनाएंगे कि पेन इज यूज टू राइट। इसी तरह देखिए ब्रश एंड कैनवस, ये दोनों नाउन है, तो यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन नाउन का रिलेशन है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ द मेन वर्ड्स। जैसे अभी पहले भी मैं इसकी बात कर चुका, आप देखेंगे ऑर्डर क्या है कि पहले स्कूल फिर टीचर। स्कूल इज ए प्लेस जहां टीचर काम करता है, वर्क प्लेस है, और यहाँ पर वर्कर या पर्सन आ रहा है जो उस प्लेस पर काम करता है। लेकिन अब आप इस रिलेशन में देखें, यहाँ पे पर्सन पहले है और प्लेस बाद में है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। आपने एनालॉजीज के क्वेश्चन में ऑर्डर का भी ख्याल रखना है कि मेन वर्ड पेयर में जो ऑर्डर है, जिस तरतीब से दोनों वर्ड आ रहे हैं उसी तरतीब से ऑप्शन में भी होने चाहिए, अदरवाइज वो एनालॉजी करेक्ट नहीं होगी।
फिर बात का ऐसा होता है कि आपने एक टेस्ट सेंटेंस बनाया, उस टेस्ट सेंटेंस बनाने के बाद आप देखते हैं कि ऑप्शन में से मोर देन वन ऐसे हैं जो उस टेस्ट सेंटेंस में बिल्कुल सही फिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्काई इज ब्लू, ये हमने इस मेन वर्ड पेयर का रिलेशन डेवलप किया, स्काई इज ब्लू, बिल्कुल ठीक है। अब हम ऑप्शंस में से देखते हैं। ए ऑप्शन है बोर्ड ब्लैक, जरा यहां पर फिट करके देखें। ये अपेरेंटली हमें सही लगता है, फिट हो रहा है इसमें। फिर है यूनिफॉर्म इज खाकी, यूनिफॉर्म इज खाकी, ये भी सही लगता है। आयरन इज हार्ड, ये भी सही लगता है। मार्बल इज वाइट, देखिए ये तो सारे ही ऑप्शन इसमें फिट हो रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम इस टेस्ट सेंटेंस को रिफाइन करेंगे, इसमें कोई और लॉजिक भी बीच में इनबिल्ट करेंगे जो फिर बाकियों में चेक की जाएगी। मतलब हम कहते हैं स्काई इज ब्लू की जगह हम कहते हैं स्काई इज नेचुरली ब्लू, यहां पर ये वर्ड आ गया, स्काई इज नेचुरली ब्लू। ठीक है, अब आप चेक करें, बोर्ड इज नेचुरली ब्लैक, नो, ये गलत है, क्योंकि बोर्ड जो है वो नेचुरली ब्लैक नहीं होते, व्हाइट बोर्ड भी होता है, किसी भी कलर का बोर्ड हो सकता है, तो इसलिए ये नेचुरली ब्लैक नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म इज नेचुरली खाकी, नो, यूनिफॉर्म तो व्हाइट भी होती है, यूनिफॉर्म किसी भी बात स्कूल्स वगैरह के अंदर ब्लू भी होती है, तो ये भी गलत है। आयरन इज नेचुरली हार्ड, यस, आयरन नेचुरली हार्ड होता है, अब ये करेक्ट आंसर है इसका। अगर हम मार्बल को भी चेक करें, मार्बल इज नेचुरली व्हाइट, नो, मार्बल बहुत सारे कलर्स के होते हैं, नेचुरली मुख्तलिफ कलर में नेचर में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। लेकिन पहले अगर हमने छोटा सेंटेंस बनाया था तो उसमें वो तकरीबन सारे फिट हो रहे थे, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट लगते थे, तो फिर हमने क्या किया, हमने उस लॉजिक में जिससे इन वर्ड्स को रिलेट किया है, रिलेशनशिप डेवलप किया, उसको मजीद कोई और चीज ऐड करके उसके रिलेशन को रिफाइन कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो फिर उसके बाद वो आपका कोई ना कोई ऑप्शन उसमें से स्किप होना शुरू होगा और आप करेक्ट आंसर के करीब पहुंचे। अगर एक दफा से बात नहीं बनती तो दूसरी दफा भी सोचा जा सकता है। अच्छा, कॉमन रिलेशन देखते हैं कुछ, वैसे तो इनकी कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए आपके माइंड में जरा ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है चीजों की, इसलिए मैंने कुछ रिलेशन भी दे दिए हैं जो कॉमनली टेस्ट में नजर आते हैं आपको। अदरवाइज आपको रिलेशन समझ आए ना आए, स्टैंडर्ड रिलेशन हो या ना हो, आप वर्ड पेयर को आपस में मिलाएंगे तो कोई ना कोई रिलेशन खुद ही बन जाएगा। आपको जरूरत नहीं है कि उनको डिफाइन करें कि ये फला वाला रिलेशन है, ये वर्कर और प्लेस का रिलेशन है, ये ये जो है ग्रामेटिकल या पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिलेशन है, नो, आप सिंपल उनको आपस में रिलेट करते हैं और आंसर की तरफ जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि कुछ कॉमन रिलेशंस भी होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और वो अगर आपको उनके बारे में पता है तो कुछ आसानी हो जाती है कि आपको सोच पैदा होती है कि ये भी रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फनी ह्यूमरस, आप देखें फनी भी वही चीज है, ह्यूमरस भी वही चीज है, तो इसका मतलब है ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो अब हम ऑप्शन कौन सा देखेंगे, जो सिनोनिम होगा, जिनके मीनिंग एक जैसे होंगे, मसलन हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट दोनों हार्ड वर्किंग होते हैं, इसलिए ये भी सिनोनिम है। फिर लीड एंड गाइड, लीड करना यानी कि किसी को लेकर चलना, गाइड करना ये भी वही मीनिंग है, तो ये भी सिनोनिम है दोनों एक दूसरे के, जिनके मीनिंग सेम होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो ड्राइंग और इलिस्ट्रेशन ये भी सिनोनिम है, एक ही जैसी चीजें हैं। ड्राइंग और इलिस्ट्रेशन, ड्राइंग इलिस्ट्रेट करती है किसी चीज को, इलिस्ट्रेशन भी इलिस्ट्रेट करती है किसी चीज को, तो ये रिलेशन था सिनोनिम का। फिर एंटोनिम के रिलेशन भी होते हैं, जैसे नाइट एंड डे, ये दोनों ऑपोजिट हैं, एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड मीनिंग, नाइट डे
राइट लेफ्ट, वेट ड्राई, हॉट कोल्ड। तो ये एंटोनिम के रिलेशन है कि इस तरह भी रिलेशन आ सकता है आपके सामने। काज एंड इफेक्ट, एक साइड पर कोई काज होता है और वो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये है रिलेशन काज एंड इफेक्ट का। मसलन स्पिन करें तो सर घूमने लगता है, स्पिन करने से डिजीनेस होती है या डिजी हो जाते हैं, स्पिन डिजी काज करती है। जंप से आप एलिवेट होते हैं, जंप करेंगे तो बुलंद होंगे, स्पिन करेंगे तो सर घूमने लग जाएगा, डिजी होगा। देखें अब ये काज एंड इफेक्ट है, स्पिन काज डिजीनेस, जंप काज एलिवेशन। इसी तरह से ऑनेस्टी अगर होगी तो उससे ट्रस्ट होता है, लाइट अगर होगी तो उससे प्लांट ग्रोथ करता है, काज एंड इफेक्ट है। अगर लाइट ना हो तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, तो लाइट प्लांट ग्रोथ करती है, जैसे कि ऑनेस्टी से ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये काज एंड इफेक्ट है। फिर आए पार्ट एंड होल को देखें, इसमें एक वर्ड एक बड़े ग्रुप को या एक होल चीज को शो करता है, होल पूरा ऑब्जेक्ट, और दूसरे साइड पर कोई उसका पार्ट होता है। जैसे मॉलिक्यूल को देखिए, मॉलिक्यूल एज ए होल है और ये इसमें एटम इसके पार्ट्स होते हैं, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम इज ए पार्ट एंड मॉलिक्यूल इज ए होल। फिर कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट एक बड़ा एरिया है और उसमें कंट्री कोई एक पार्ट होता है। इसी तरह से टो एंड फुट को देखें, फुट एक पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें एक पार्ट टो भी है। इसी तरह से हैंड, हैंड पूरा ऑब्जेक्ट है, उसका एक पार्ट है फिंगर। तो ये पार्ट एंड होल के रिलेशनशिप है। मजीद देखें स्टार्स, गैलेक्सी, गैलेक्सी में बेशुमार स्टार्स होते हैं और स्टार उसका एक पार्ट है, इन्हीं पार्ट से मिलकर गैलेक्सी बनती है। मॉलिक्यूल से मिलकर ऑब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट का बेसिक पार्ट मॉलिक्यूल है। ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, कोई एक ऑब्जेक्ट और दूसरे साइड पर उसका फंक्शन आ रहा होता है। ये भी याद रखें कि बात का उल्टा भी रिलेशन लिया जा सकता है, कोई भी रिलेशन जिसे फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट भी लिया जा सकता है, कि फंक्शन पहले हो ऑब्जेक्ट बाद में हो, ऑब्जेक्ट पहले हो फंक्शन बाद में हो। दिस इज नॉर्मल, एक ही रिलेशन है ये, तो हम इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। जी आप देखें ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन में एक साइड पर ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरे साइड पर उसका फंक्शन होगा। जैसे कि ब्रूम, ब्रूम स्वीप के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सफाई के लिए। पेंट ब्रश किस लिए इस्तेमाल होता है? पेंट के लिए। देखिए एक साइड पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इधर इसका फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका फंक्शन है। फ्रीजर क्या करता है? फ्रीज करता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसका फंक्शन हो गया। पेपर टॉवल वाइप करने के काम आता है, पेपर टॉवल से आप साफ करते हैं किसी चीज को। तो ये था ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन का रिलेशन। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक, किसी ऑब्जेक्ट की कोई क्वालिटी, ऑब्जेक्ट और उसकी कोई क्वालिटी या उसकी कोई खासियत। मसलन वाटर ट्रांसपेरेंट, यस वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। कंक्रीट हार्ड होती है, माउंटेन टाल होता है, डेजर्ट ड्राई होता है। तो ये देखें ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है वाटर और उसका करेक्टरिस्टिक इधर है, उसकी खासियत इधर है। कंक्रीट उसकी खासियत हार्ड है, माउंटेन बुलंद होते हैं, टॉल होते हैं, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक आ गए और ये ऑब्जेक्ट था। डेजर्ट ऑब्जेक्ट है और ड्राई उसका करेक्टरिस्टिक है। फिर आए ऑब्जेक्ट एंड कंटेक्स्ट, किसी कंटेक्स्ट में अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना, मतलब वो एक जगह पे पाई जाने वाली चीज, एक इलाके में पाई जाने वाली चीज, वो आपस में रिलेट होती हैं इसी रिलेशन से, तो कंटेक्स्ट में भी होती हैं। जैसे एक प्ले है, उसमें एक्ट्रेसेस भी हैं, एक्टर भी हैं, उसमें कैमरे भी हैं, मुख्तलिफ चीजें, एक सीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप देखिए कि डायरेक्ट रिलेशन बने ना बने, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग या एक सीन रिकॉर्डिंग में, ड्रामा रिकॉर्डिंग के दौरान ये चीजें पाई जाती हैं इकट्ठी। तो दूसरी चीज भी अगर एक ही जगह पे पाई जाती है तो वो हम इकट्ठी कर लेते हैं कि ये रिलेशन है। तो अब देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे प्लेन एंड हैंगर। अब हैंगर क्या होता है?
हैंगर वो प्लेस है जहां प्लेन को पार्क किया जाता है, जैसे गाड़ी कार को हम पार्किंग प्लेस पर पार्क करते हैं, तो प्लेन को खड़ा किया जाता है हैंगर में। तो ये एक कंटेक्स्ट है, अदरवाइज हैंगर की मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन प्लेन के कंटेक्स्ट में हैंगर क्या मीनिंग दे रहा है? पार्किंग प्लेस फॉर प्लेन। सर्फ बोर्ड, जैसे प्लेन हैंगर में पाया जाता है, नॉर्मली वहां पर होगा, अगर वो फ्लाई नहीं कर रहा तो वो अपने हैंगर में होगा। इसी तरह से अगर आप बीच पर देखें तो सर्फ बोर्ड होगा, वो बोर्ड जिस पर खड़े होकर सर्फिंग करते हैं, जहाँ पे लहरें वगैरह होती हैं तेज, तो वो लोग बोर्ड पर खड़े होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं वाटर की लहरों के ऊपर, तो वो बीच पर होता है। लेकिन दोनों का कंटेक्स्ट मिलता है। सर्फ बोर्ड कहाँ है? बीच पर, बीच साहिल समंदर। इसी तरह फील्ड एंड फार्म, दोनों का कंटेक्स्ट सेम है। फार्म पे फार्मिंग होती है, फील्ड में भी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, खेती बाड़ी की जाती है, फार्म भी उसी कंटेक्स्ट में आता है। इसी तरह से ऑडियंस एंड एरिना, एरिना कहाँ होता है? एरिना वो प्लेस है जहाँ कोई इवेंट हो रहा है, किसी किस्म की गेम हो रही है, कोई फाइट हो रही है एज ए गेम, तो वहां पे देखने वालों को हम ऑडियंस कह देते हैं, जो देख रहे हैं। तो आप देखें इन दोनों का कंटेक्स्ट सेम है, जहाँ एरिना होगा ऑडियंस होगी, ऑडियंस हो गए तो एरिना होगा। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ चीजों को कंटेक्स्ट में भी लेते हैं कि ये सेम कंटेक्स्ट में यूज होने वाली चीजें हैं। फिर ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ये ग्रुप मेंबर का रिलेशनशिप है। जैसे क्लास होगी कि उस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और उसका कोई एक मेंबर या ऑब्जेक्ट दूसरे साइड पर एज ए वर्ड मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर फ्रूट, फ्रूट एक बड़ा ग्रुप है, इसमें आप एप्पल्स भी ले सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं, ग्रेप्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे हैं फ्रूट। और इस साइड पे क्या है? ऑरेंज। देखिए ऑरेंज इज ए फ्रूट, फ्रूट ग्रुप है, पूरी क्लास है, उसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट मौजूद हैं और ऑरेंज उसका एक मेंबर है, ऑरेंज भी फ्रूट है। इसी तरह एलिमेंट, एलिमेंट तो कोई भी हो सकता है, एलिमेंट आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। इसी तरह हाइड्रोजन भी तो एलिमेंट है। तो ये एक बड़ा ग्रुप है, एक क्लास है चीजों की, और उसके अंदर एक मेंबर हाइड्रोजन भी है। तो ये ऑब्जेक्ट एंड क्लास या मेंबर एंड क्लास का रिलेशनशिप है। ये दोनों रिलेशन मिलते जुलते हैं। इसी तरह कैंग्रो, कैंग्रो जो है वो मार्सूपियल है। मार्सूपियल वो एनिमल्स होते हैं जो पाउच्ड एनिमल हैं, जो अपने बच्चे थैली में रखते हैं, अपने जिस्म के साथ उनकी थैली बनी होती है, उसमें वो अपने बच्चे रखते हैं। तो कांग्रो इज ए मार्सूपियल, तो मार्सूपियल क्लास है और कैंग्रो उसका मेंबर है। फिर देखें डॉग एंड मैमल, मैमल दूध देने वाले जानवर, तो डॉग इज ए मैमल, मैमल तो और भी बहुत सारे हैं, तो ये पूरी क्लास है मैमल और डॉग उसका मेंबर है या ऑब्जेक्ट है। फिर ये रिलेशन है प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट का। शीप क्या प्रोड्यूस करती है? वुल, ये प्रोड्यूसर है और ये उसकी प्रोडक्ट है। काऊ क्या प्रोड्यूस करती है? मिल्क, तो मिल्क इज द प्रोडक्ट एंड काऊ इज द प्रोड्यूसर। काऊ मिल्क, बी हाइव, शहद की मक्खी, वो क्या बनाती है? हनी, तो प्रोडक्ट है हनी और बी हाइव प्रोड्यूसर है। फिर आए नाउन और एडजेक्टिव रिलेशनशिप। एडजेक्टिव से मुराद यहाँ पर क्या है? क्वालिटी, कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी क्वालिटी है, जैसे कि अभी हमने करेक्टरिस्टिक में देखा था, ये बिल्कुल मिलता जुलता रिलेशन है। लेमन येलो होता है, देखिए लेमन नाउन है और एडजेक्टिव उसका येलो है। स्नो वाइट, वाइट एडजेक्टिव है, यानी कि ये उसका कलर दिया गया है, उसकी क्वालिटी है, उसकी खसूसियत है, तो स्नो वाइट होती है। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो एक एनिमल है बगले की तरह से, और ये पिंक होता है, इसका कलर होता है स्पेसिफिक पिंक शेड में होता है ये, तो फ्लेमिंगो इज पिंक। पिंक एडजेक्टिव है और फ्लेमिंगो ऑब्जेक्ट है या नाउन है। रिनोसिरोस, रिनोसिरोस ग्रे होते हैं, तो ये उसका एडजेक्टिव है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी का भी रिलेशन होता है। मसलन कूल एंड कोल्ड, कूल जरा कम है, कोल्ड ज्यादा है। वार्म थोड़ा सा कम गर्म, हॉट ज्यादा गर्म,
तो देखें इंटेंसिटी का रिलेशनशिप आ रहा है इसमें। तो चीजों को रिलेट हम इंटेंसिटी के लिहाज से भी करते हैं। एग्रेसिव, गुस्से में आना, फियर्स, वहशी हो जाना, आप खूंखार हो जाना, जिसमें आप शिद्दत के साथ कोई लड़ाई करते हैं या बात करते हैं, जैसे भी है। एग्रेसिव में जरा कम शिद्दत होती है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का फर्क है। इम्यून, खुश होना, इलेटेड, बहुत ज्यादा खुश होना। तो यहाँ ये था रिलेशन इंटेंसिटी का। इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी। जैसे ये वार्म एंड हॉट था, तो इसका रिलेशन हॉट एंड वार्म भी हो सकता है, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन रहता है। फिर ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप, देखिए ये वही क्लास वाला है, बिल्कुल सेम रिलेशन है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। मसलन स्कूल, अब स्कूल जो है इन कंटेक्स्ट लिया जाएगा, क्योंकि किसके साथ आ रहा है, फिश के साथ। तो ये वो नॉर्मल स्कूल नहीं है जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब कंटेक्स्ट क्या है, फिश के साथ रिलेट करना है इसे। तो फिश के साथ जब हम रिलेट करेंगे तो स्कूल के मीनिंग होते हैं ग्रुप ऑफ फिश। स्कूल इज ए ग्रुप ऑफ फिश। मछलियों का जो एक ग्रुप होता है उसे स्कूल कहते हैं। तो स्कूल ग्रुप हो गया, और फिश उसका एक मेंबर है या ऑब्जेक्ट है। लाइन एंड प्राइड, अब प्राइड भी कंटेक्सुअल है, क्योंकि लाइन के साथ मीनिंग कुछ और लेंगे, लेकिन आम लाइफ में तो प्राइड का मतलब हम गुरु, अपने आप को जो प्रेजेंट किया जाता है प्राइड के साथ, वो वाला प्राइड होगा। लेकिन अगर ये लाइन के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है ये ग्रुप ऑफ लाइन है। ये ग्रुप हो गया, और ये उसका मेंबर है या ऑब्जेक्ट है उस ग्रुप का। इसी तरह से बर्ड्स, बर्ड्स अगर ग्रुप की शक्ल में हो तो फ्लॉक कहलाते हैं। वुल्व्स अगर ग्रुप की शक्ल में हो तो पैक होता है, पैक ऑफ वुल्व्स। पीपल अगर इकट्ठे हो तो कम्युनिटी बनती है, यानी कि कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरह से ट्री अगर बहुत सारे हो किसी जगह पर तो फॉरेस्ट बनता है। फॉरेस्ट इज ए ग्रुप ऑफ ट्री। नॉर्मली इस कंटेक्सचुअल लिया जा सकता है, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, क्योंकि फॉरेस्ट में और भी चीजें होती हैं, लेकिन कॉमनली जहाँ बहुत ज्यादा दरख्त हो तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज फॉरेस्ट। फिर है काज एंड इफेक्ट। एक चीज काज होगी, फिर दूसरे साइड पर उसका इफेक्ट आता है, जैसे स्पिन, स्पिन से डीजी पैदा होता है, फायर से बर्न, फायर से चीजें जलती हैं। रीड करें तो लर्निंग होती है, जॉगिंग करें तो स्टेमिना बढ़ता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये वही रिलेशन है जो पहले भी आ चुका है। परफॉर्मर एंड एक्शन, परफॉर्मर एंड एक्शन। पेंटर, पेंटर क्या करता है, पेंट करता है। सोल्जर क्या करता है, फाइट करता है। साइंटिस्ट क्या करता है, रिसर्च करता है। तो इस साइड पर परफॉर्मर आ रहे थे, इस साइड पर उनका एक्शन या उनका काम आ रहा था, बेसिक वर्क। अब आते हैं सैंपल क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलो एंड मैच्योर। कैलो कौन होता है, कैलो मीन इमैच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड एंड इमैच्योर। तो इस साइड पर क्या है, मैच्योर। तो आप गौर करें कि एक दूसरे के अपोजिट है। कैलो कौन है, जिसमें मैच्योरिटी नहीं है, नहीं है का रिलेशन है। ये वाली चीज, इस साइड वाली चीज इधर नहीं होती, कैलो में मैच्योरिटी नहीं होती। अच्छा, अगर हम ए ऑप्शन को देखें, इंसिपिएंट ऑन फ्रूशन, तो इंसिपिएंट क्या है, जो स्टार्ट में हो, अभी उससे प्रोडक्टिविटी ना मिले, यानी कि इंसिपिएंट का अभी कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल बिगनिंग होती है, स्टार्ट होता है, हम उसे फ्रूटफुल नहीं कह सकते, बिल्कुल बिगनिंग होती है किसी चीज की, यानी कि उससे अभी कोई फायदा नहीं है। लेकिन फ्रूशन से हम कहते हैं कि ये रियलाइजेशन ऑफ फुलफिलमेंट है, यानी कि इसने जो फायदा देना था, जो काम होना था वो हो गया, और उसके एडवांटेज हमें मिल गए। तो आप देखें इंसिपिएंट में ये नहीं होता, इंसिपिएंट तो बिगनिंग है, और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है। तो फ्रूशन, इंसिपिएंट में रिजल्ट नहीं होता, जैसे कि कैलो में मैच्योरिटी नहीं होती, इंसिपिएंट में फ्रूशन नहीं होता, एंड नहीं होता उसका, और फुलफिलमेंट नहीं होती। तो ये इसका पॉसिबल आंसर है। लेकिन अगर हम बी को देखें, स्पॉइल्ड एंड प्यूरिटी, आपस में देखें, इनका ना होने वाला रिलेशन नहीं है। यंग एनर्जेटिक, यंग में एनर्जी नहीं, एनर्जेटिक नहीं होता, ये भी गलत है,
क्योंकि इसमें कैलो में मैच्योरिटी नहीं होती, यंग में तो एनर्जी होती है। ईगर में एंजाइटी नहीं होती। यस, ईगर में एंजाइटी होती है। ईगर वो इसीलिए होता है कि वो कहता है कि मैंने इसे करना है, ये वाली चीज होनी है, तो उसे एंजाइटी होती है। तो यहां पर रिलेशन है कि नहीं होती, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए। फिर है केयरलेसनेस एक्सीडेंट। केयरलेसनेस काज एक्सीडेंट। देखिए काज एंड इफेक्ट का है। केयरलेसनेस काज है और एक्सीडेंट उसका इफेक्ट है। केयरलेसनेस काज एक्सीडेंट। एसिड्यूटी। एसिड्यूटी क्या है? ये है आपने वर्क करना है अंडर सुपरविजन और क्लोज अटेंशन के साथ, कांस्टेंट और क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज डूइंग। अगर आप किसी चीज को अटेंशन के साथ और सुपरविजन के साथ करेंगे तो सक्सेस होगी। जिस तरह से केयरलेसनेस से चांसेस होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। केयरलेसनेस से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर दफा ही हो केयरलेसनेस का नतीजा एक्सीडेंट ही हो, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से एसिडिटी से सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये इसका आंसर बन रहा है। अब बाकियों को आप खुद चेक कर लें। देखें इनडिफरेंस यानी कि गैर मुतल्लिका हो जाए तो क्या उससे फुलफिलमेंट हो जाएगी? नहीं होगी। केयर करें और केयर एंड अवॉइडेंस, ये तो सिनोनिम है, ये तो रिलेशन ही नहीं बनता। राइटर ब्लॉट, ब्लॉट होता है स्याही का धब्बा जो किसी जगह गिर जाता है, जैसे पेपर वगैरह पे स्याही गिर जाए तो ब्लॉट होता है। तो राइटर एंड ब्लॉट में इसका इस किस्म का कोई रिलेशन नहीं है कि राइटर कॉज ब्लॉट, ये गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जो इस मेन वर्ड पेयर की करेक्ट एनालॉजी है, इसलिए इसका आंसर है अल्फा। ये है जी हाइपोकॉन्ड्रियक और हेल्थ। हाइपोकॉन्ड्रियक कौन है? ये वो पर्सन होता है जो एबनॉर्मली परेशान होता है अपनी हेल्थ के बारे में कि मुझे कोई बीमारी है, यानी कि ये एबनॉर्मली इस हद तक चला जाता है कि अपने आप को कोई बीमारी समझता है कि मुझे बड़ी खतरनाक किस्म की कोई बीमारी हुई है। ये हाइपोकॉन्ड्रिक है, हर वक्त ये सोचता है। हाइपोकॉन्ड्रिक हेल्थ किस चीज के बारे में सोचता है? हेल्थ के बारे में। और हेल्थ इसकी जरूरी नहीं है कि ये खराब हो या सही हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इसकी फीलिंग वैसी होती है कि मुझे बहुत शदीद कोई बीमारी है और ये उसी सोच में रहता है। हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक हेल्थ से रिलेटेड है। और आप देखें माइजर, माइजर के पास मनी का मसला होता है। कंजूस आदमी हमेशा मनी से कंसर्न रहता है। अब अगर एडिक्ट को देखें तो एडिक्ट इसको यूज करता है। एडिक्ट ड्रग्स को यूज करता है, बेशक वो परेशान भी हो सकता है कि मुझे चाहिए, लेकिन ये इसे यूज करता है। जबकि हेल्थ जो है ड्रग्स की तरह कोई फिजिकल चीज नहीं है, तो इसलिए हम इसके साथ इसे मैच नहीं करेंगे, हम माइजर और मनी को मिलाएंगे। इसी तरह से ग्लूटेन, बहुत ज्यादा एक्सेसली जो खाने वाला बंदा होता है, जैसे हर टाइम खाने की पड़ी होती है, तो ये क्लेवर होना जरूरी नहीं है। नॉर्कोटिक मंशियात सिकनेस काज करती हैं, लेकिन इस तरह से रिलेशन नहीं है कि ये इसी के बारे में सोचता है और माइजर मनी के बारे में सोचता है। फिर आते हैं ब्रेक ऑटोमोबाइल। हाँ जी, आप देखें कि दो रिलेशन बनते हैं। ऑटोमोबाइल का पार्ट है ब्रेक, इस लिहाज से देखते हैं। कार का पार्ट कार्बोरेटर है। यस, कंसाइंस नहीं बन रहा। डिटर्जेंट सोसाइटी का पार्ट नहीं है। स्टॉप हॉर्स आपस में इस तरह से रिलेट नहीं करते। तो देखें कार एंड कार्बोरेटर और कंसाइंस एंड मैन, ये दो बनते हैं। तो कार में कार्बोरेटर होता है, लेकिन आप ये देखें कि ऑर्डर बदल गया है, इधर पार्ट है इधर होल है। ये मुकम्मल चीज थी, ये होल थिंग है ऑटोमोबाइल, और ये उसका पार्ट है। लेकिन इधर देखें कार होल है और ये इसका पार्ट है, तो ऑर्डर चेंज हो गया, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचता है।
हो सकता है कि किसी नए रिलेशन से बाकी दोनों में से भी कोई आ सके, लेकिन पहले हम इसे चेक करते हैं कि इसमें असल रिलेशन है क्या। तो देखिए ब्रेक किस काम आती है? ब्रेक ऑटोमोबाइल को एक्सीडेंट से बचाती है। जब आप ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं ताकि वो टकरा ना जाए। तो ज़मीर, कंसाइंस, आपके अंदर जो आपको बुरे कामों से रोकने वाली सोच मौजूद होती है, कंसाइंस, वो क्या करती है? इंसान को बुराइयों से बचाती है, गलत काम से बचाती है, यानी कि उसको नुकसान से बचाती है। कंसाइंस इंसान को नुकसान से बचाता है, जैसे कि ब्रेक ऑटोमोबाइल को एक्सीडेंट से या गलत चीज से बचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेम रिलेशन है। मेसन एंड वॉल, मेसन क्या करता है? वॉल बनाता है, यानी कि ये वर्कर है और ये उसका वो ऑब्जेक्ट है वो जो प्रोड्यूस करता है। ये रिलेशन बनता है इनका। तो आप देखते हैं डॉक्टर क्योर, डॉक्टर क्योर करता है, लेकिन आप ये देखें कि क्योर करता है लेकिन बनाता नहीं, इसलिए ये रिलेशन नहीं बनेगा। मैजिशियन मैजिक करता है, बनाता नहीं है। स्ट्रेंजर फ्रेंडशिप, ये वैसे डायरेक्टली कोई रिलेशन इससे मैच करता हुआ नहीं है, ये भी गलत है। पेंटर म्यूरल, म्यूरल क्या है? म्यूरल एक पिक्चर है बड़े साइज की जो वॉल वगैरह पे इस्तेमाल होती है। तो ये आप देखें कि पेंटर म्यूरल बनाता है जैसे मेसन वॉल बनाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। एनिग्मा एंड रिडल, एनिग्मा क्या है? एनिग्मा है मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड चीज को कहते हैं एनिग्मा, ये पुरस्कार। अच्छा, अब रिडल के साथ इसका क्या रिलेशन? तो रिडल भी एक्चुअली एनेग्मेटिक होती है। किस तरह से कि आप इसमें इस तरह के वर्ड और सेंटेंसेस यूज करते हैं कि दूसरे बंदे को डिफिकल्टी फील होती है उसे अंडरस्टैंड करने में, और यही उसका टास्क होता है कि पहेली बूझनी है, रिडल को सॉल्व करना है आपने। तो उसमें क्या होता है कि उनके अल्फाज के अंदर छुपी हुई चीजों को रिलेट करके आप उसके मीनिंग ढूंढते हैं। तो रिडल और एनिग्मा दोनों एक ही तरह से हैं। एनिग्मा सामने कोई चीज होती है जो पुरस्कार से होती है, समझ नहीं आ रही होती। रिडल लफ्जों के अंदर वो चीज समझ नहीं आ रही होती कि ये अल्फाज के मीनिंग क्या है। तो दोनों एक ही तरह के मीनिंग रखते हैं, एक ही तरह की चीजें हैं। तो आप देखें ए ऑप्शन में ही नजर आ रहा है हमें, लेब्रिंथ, भूल भुलैया, जिसमें आप ऐसी कोई गेम या ऐसी जगह होती है जहां पे आप रास्ता भूल जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि इधर जाएं, वो लेब्रिंथ है। और मेज, मेज भी इसी तरह से एक गेम जिसमें आप रास्ता भूलते हैं और आपने रास्ता फाइंड आउट करना होता है। तो ये दोनों भी एक ही तरह की चीजें हैं, जैसे कि एनिग्मा और रिडल एक ही तरह की चीजें। कॉन्स्टिलेशन एंड स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये आसमान पे स्टारों के ग्रुप होते हैं, झुरमट होती हैं जो एक पर्टिकुलर शेप रखते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है? कॉन्स्टेलेशन है ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स से मिलकर कॉन्स्टेलेशन बनता है, या कॉन्स्टेलेशन में स्टार्स होते हैं, यानी कि इस साइड पर मेंबर्स आ रहे हैं। तो अर्थ क्या मून से मिलकर बनती? नो। क्या सर्कल सेंटर से मिलकर बनता है? नो। आइलैंड से मिलकर आर्किपेलागो बनता है? यस। आर्किपेलागो कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड को। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। रेन से वाटर नहीं बनता, ये भी गलत है, या वाटर से रेन नहीं बनता, दोनों तरह से गलत है। इमॉर्टल एंड डेथ, इमॉर्टल क्या है? जिसको डेथ नहीं होती, यानी कि जिसको मौत नहीं आती, वो हमेशा जिंदा रहने वाला, जिसके लिए डेथ नहीं होती। मॉर्टल हमेशा जिंदा रहने वाला, और डेथ। तो ए ऑप्शन में देखें इनोनिमस, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं है, बेनाम, जिसका कोई शोहरत नहीं है, कोई नाम नहीं है। और फेम, जिसकी शोहरत है। देखिए अपोजिट है, इमॉर्टल नो डेथ, डेथ। इनोनिमस नो फेम, फेम। तो इसका आंसर है ए, अल्फा आंसर है इसका। टेपिस्ट्री और थ्रेड, टेपिस्ट्री क्या है? ये
एक पीस ऑफ टेक्सटाइल है जो थ्रेड से मिलकर बनता है, धागों से मिलकर बनाने वाला होता है। मुख्तलिफ डिजाइन है, पिक्चर होती है, इस तरह से पिक्चर डिजाइन, इसमें कलर्ड थ्रेड को वेव करके टेपेस्ट्री बनती है। तो टेपेस्ट्री इज मेड बाय थ्रेड, जैसे कि मोज़ेक टेल मेड बाय टाइल्स। मोज़ेक होता है टाइलों और पीसेस ऑफ फाइबर या प्लास्टिक्स या स्टोन्स, उनके पीसेस से मिलाकर कोई पिक्चर वगैरह बनाना, डिजाइन बनाना। तो टाइल्स से मोज़ेक बनते हैं, जैसे कि थ्रेड से टेपेस्ट्री बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लुब्रिकेंट एंड फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट एंड फ्रिक्शन, इसमें क्या रिलेशन है? लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को कम करता है। तो मोटर इलेक्ट्रिसिटी को कम करती है? नो। स्पीड ड्रैग को कम करती है? नो। इंसुलेशन हीट को कम करती है? नो। मफलर, मफलर मफल करने वाला, यानी कि नॉइज को कम करने वाला। ये अमूमन वो जो कपड़ा होता है जो सर पर लपेटा जाता है और उसमें कान भी ढक जाते हैं, तो उससे आपको सुनता कम है। तो मफलर नॉइज को कम करता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जैसे लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को कम करता है, इसी तरह से मफलर नॉइज को कम करता है। टेलर एंड बैंक। टेलर कौन है? टेलर बैंक्स में एक पोजीशन है, ये एक पर्सन होता है जिसका काम कस्टमर से डीलिंग करना होता है डायरेक्ट, यानी कि ये उसे नोट गिन कर देता है या उससे चेक लेता है, और यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में जो कस्टमर के साथ आता है। जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो टेलर से होता है। बहरहाल पाकिस्तान में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पाया जाता है, लेकिन अगर बड़े बैंक्स में जाएं जहाँ ज्यादा रश होता है तो वहाँ टेलर भी होता है कैशियर के अलावा, जिसका काम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना होता है, और कैशियर वगैरह बैक पर होते हैं। तो टेलर बैंक में वर्कर है। बैंक क्या है? वर्क प्लेस। और टेलर कौन है? पर्सन। और ये है वर्क प्लेस। तो अब आप देखें ये वेटर एंड रेस्टोरेंट। वेटर कहाँ काम करता है? रेस्टोरेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। क्या आर्टिस्ट म्यूजियम में काम करता है? नो, वो अपने स्टूडियो में काम करता है। कैशियर चेक चेक में काम करता है? नो। बार्बर लोन में काम करता है? नो। तो सिर्फ आंसर क्या हुआ? वेटर एंड रेस्टोरेंट, ऑप्शन सी। इनिंग एंड बेसबॉल। बेसबॉल में इनिंग्स होती हैं, बेसबॉल में इनिंग्स होती हैं, यानी कि इनिंग क्या है? जैसे क्रिकेट में होती है, इसी तरह से बेसबॉल में इनिंग्स होती हैं। तो आप देखें ए ही ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है, बॉक्सिंग में राउंड्स होते हैं। तो यही करेक्ट आंसर लगता है, बाकी चेक कर लेते हैं। पुक एंड हॉकी। पुक क्या है? ये एक डिस्क की तरह से बॉल के तौर पर यूज होता है आइस हॉकी में। आइस हॉकी में बॉल नहीं होती बल्कि डिस्क होती है, ये प्लास्टिक वगैरह की बनी होती है, और इसको पुक कहते हैं। फिर है, तो ये तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि बेसबॉल में इनिंग्स होती है, बॉक्सिंग में राउंड होते हैं, तो हॉकी में पुक कोई ड्यूरेशन या पीस ऑफ गेम, पार्ट ऑफ गेम नहीं होता। ये तो इसके जरिए तो खेला जाता है। अच्छा, फिर है किक एंड फुटबॉल। तो ये भी आप देखेंगे इनिंग्स की तरह की कोई चीज नहीं है। किक, सर्व, टेनिस, ये भी कोई पार्ट नहीं है, राउंड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए बनेगा, राउंड एंड बॉक्सिंग, जैसे कि इनिंग इन बेसबॉल। डिग्री एंड टेम्परेचर। डिग्री टेम्परेचर मेजर किया जाता है डिग्रीज में। टेम्परेचर को मेजरमेंट करनी हो तो डिग्रीज में की जाती है। वेट को मेजर करना हो तो ऑन से इस्तेमाल होता है। देखिए, अब आप कहेंगे कि वेट तो किलोग्राम में भी होता है। यस, तो डिग्री के बजाय टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल में भी होता है, जहाँ डिग्री नहीं होती। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर को डिग्रीज में भी मेजर किया जाता है। वेट को जैसे वेट को आउंस में भी मेजर किया जाता है, वरना वेट के और यूनिट भी हैं, जिस तरह टेम्परेचर का और मेथड भी है।
तो ये इसका करेक्ट आंसर लगता है। फिर देखें फैथम, फैथम जो है ये यूनिट ऑफ लेंथ है। तो क्या वॉल्यूम को फैथम में मेजर किया जाता है? नो, वॉल्यूम के लिए तो क्यूबिक होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम फेथम, फेथम में मेजर नहीं किया जाता क्योंकि फेथम सिर्फ लेंथ का यूनिट है और आई थिंक ये 6 फुट का एक फेथम होता है। सी ऑप्शन में देखें, क्या एनर्जी मास में मेजर की जाती है? नो। क्या लेंथ टाइम में मेजर किया जाता है? नो। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। पिक एंड गिटार, पिक एंड गिटार में क्या रिलेशन है? पिक एक पीस ऑफ प्लास्टिक की तरह होता है, ये तकून की शक्ल का, इस तरह की शक्ल का होता है। इससे गिटार बजाने वाला जो है ना तारों को छेड़ता है जिससे आवाज पैदा होती है। तो गिटार में पिक होता है जिसकी वजह से गिटार परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पिक को हिलाने से गिटार में से आवाज आती है, क्योंकि ये पिक उसकी स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज में वाइब्रेट कराने में काम आती है। तो अब आप देखें, तो क्या कीबोर्ड और माउस का रिलेशन यही है? नो, ये तो दोनों एक ही चीज है, इनपुट डिवाइसेस है। स्ट्रिंग एंड बेंजो, बेंजो में स्ट्रिंग होती नहीं है। ऑर्गन एंड पाइप, तो ऑर्गन के अंदर भी पाइप हो सकता है, लेकिन क्या वो पिक की तरह से हिलाकर या उसको इस्तेमाल करके आवाज निकाली जाती है ऑर्गन में से? नो। इसमें अगर आप कहते हैं कि ब्लो किए जाता है इसके, और ब्लो करने का कोई मैकेनिज्म होता तो फिर हो सकता था। तो पाइप तो उसका पार्ट है, जबकि पिक जो है एक अलग से एक पीस है जो वाइब्रेट कराया जाता है। आप यही काम उंगलियों से भी बाज़ औक़ात करते हैं, लेकिन उंगलियां जख्मी होती हैं या फिर पेन वगैरह का सिलसिला होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा पीस इस्तेमाल करते हैं उसे छेड़ने के लिए। फिर है बो वायलिन, बो जो है वायलिन में इस्तेमाल होता है, वो जो जिसकी मदद से वो इस तरह करके आवाज पैदा हो रही होती है। तो बो बिल्कुल पिक की तरह से है, जिस तरह पिक इस्तेमाल करके गिटार से आवाज निकाली जाती है, इसी तरह बो की मदद से वायलिन से आवाज आती है। तो इसका ऑप्शन है डी। फ्रेजाइल एंड ब्रेक, फ्रेजाइल वो चीज होती है जो आसानी से ब्रेक हो जाए, जैसे ग्लास है, शीशा गिरता है टूट जाएगा, ये फ्रेजाइल है। वो चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए उसे कहते हैं फ्रेजाइल, ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल। तो फ्रेजाइल ब्रेक हो सकती है, और फ्लेक्सिबल बेंड हो सकता है। फ्लेक्सिबल उस चीज को कहते हैं जिसे मोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर डी बन रहा है। बाकियों को चेक करते हैं, क्या वाइटल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? ये रिलेट ही नहीं करते इस सेंस में, क्योंकि वाइटल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज को कहते हैं वाइटल। तो डिस्ट्रॉय, अब फ्रेजाइल इजीली ब्रेक हो जाता है, तो वाइटल आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है? नो। होस्टाइल और इनवाइट? नो। साइज एंड ग्रो, ये रिलेशन सिर्फ इसमें पाया जाता है कि जिस तरह से फ्रेजाइल ब्रेक होता है इसी तरीके से फ्लेक्सिबल बेंड होता है। स्पोक एंड व्हील, स्पोक क्या होते हैं? स्पोक होते हैं जैसे अगर ये एक व्हील है, जैसे आप मोटरसाइकिल का व्हील देखें तो उसका व्हील इस तरह से होते हैं, ये कुछ तारें लगी होती हैं इस तरह से यहाँ पर, ये जो तारें होती हैं ना ये स्पोक है। इसी तरह से अगर आप कार्ट वगैरह को देखें तो हर जगह के अंदर इस तरह से बीच में रॉड्स होती हैं, एक्सल और रिम के दरमियान जो जॉइंट होता है वो इन स्पोक्स की मदद से हो रहा होता है, ये सारे स्पोक्स हैं। तो स्पोक व्हील में मौजूद होते हैं, व्हील का पार्ट है। आप देखते हैं ये पार्ट, पार्ट एंड होल, ये होल है और ये उसका पार्ट है। आप देखते हैं किस में पाए जाते हैं ये एनालॉजी। तो लैडर, सीढ़ियां, सीढ़ियों के दरमियान जैसे ये एक सीढ़ी है ना जो दीवार के साथ लगाकर आर्जी तौर पर जैसे वो मैकेनिक वगैरह काम करते हैं, तो उसके दरमियान ये बीच में रॉड होती है इस तरह से, ये सीढ़ी है। तो रंग जो है ना ये दरमियान वाली रॉड को रंग कहते हैं। तो जिस तरह से व्हील में स्पोक होते हैं इसी तरह से लैडर में रंग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। वेसल एंड फ्लीट, वेसल, वेसल वैसे तो बर्तन को कहते हैं, कंटेनर को कहते हैं,
लेकिन फ्लीट के कंटेक्स्ट में लाएं। अब फ्लीट क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ शिप्स, ये ग्रुप ऑफ शिप्स को कहते हैं फ्लीट। तो अब वेसल के साथ इसका क्या ताल्लुक है? तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? वेसल उन शिप्स को भी कहते हैं जो ऑयल वगैरह कंटेन करते हैं, बड़े लार्ज शिप होते हैं जिनमें ऑयल वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो उनको वेसल कहते हैं। तो ये एक्चुअली शिप ही है। शिप यानी कि ये ऑब्जेक्ट और ये उसका ग्रुप, कलेक्शन। तो शिप और उसकी कलेक्शन, तो ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप का रिलेशन है। तो आप देखें पहला ही ऑप्शन है वुल्फ एंड पैक। पैक क्या है? ग्रुप ऑफ वुल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है ए। बाकियों को आप चेक कर लें। फॉरेस्ट, क्लियरिंग, देखिए कोई ग्रुप का रिलेशन नहीं है। व्हीकल, ट्रक, ग्रुप का रिलेशन नहीं है। कैरिज एंड हॉर्स, नो, ये सारे गलत हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया वुल्फ एंड पैक। पैकाडोर और बुल। पैकाडोर कौन है? ये हॉर्स पर सवार होकर, जैसे काउ बॉयज वगैरह होते हैं ना, तो ये बुल को फाइट करता है और उसे मजबूर करता है कि वो थक जाए और उसके कंट्रोल में आ जाए। तो आप देखें कि शेफर्ड क्या करता है? वो शीप के साथ होता है। अब यहाँ पर कंटेक्स्ट का रिलेशन आएगा, अदरवाइज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता किसी भी पेयर के साथ। कंटेक्स्ट क्या है? पैकाडोर और बुल, ये एक दोनों का पेयर है। पैकाडोर बुल के साथ फाइट वगैरह करता है और उसे जेर करता है, हरा देता है। तो शेफर्ड शीप के साथ होता है, दोनों का कंटेक्स्ट सेम है। जिस तरह से पैकाडोर इज रिलेटेड टू बुल, शेफर्ड इज रिलेटेड टू शीप। शेफर्ड कौन है? चराहवा, जो शीप वगैरह को जंगल में चराने के लिए ले जाता है। फिर क्रूपुलेंस एंड स्टाउट। क्रूपुलेंस इज ए स्टेट, मोटापा, स्टेट ऑफ बीइंग फैट, ओबेसिटी। यानी कि ये स्टेट है किस चीज की? स्टाउट। स्टाउट फैट को कहते हैं, मोटा आदमी। तो फैट और बीइंग फैट, ये स्टेट है उसकी, और ये चीज है जो इस जिस जिस चीज की ये स्टेट है वो ये चीज है। तो अब आप देखें यहाँ पर इरिडिशन, इरोडिशन एंड लर्निड। जो लर्निड होगा, यानी कि अब हम इसे कह सकते हैं कि जो स्टाउट होगा उसमें क्रोपुलेंस होगी, जो लर्निड होगा उसमें इल्मियत होगी। इरोडिशन का मतलब है इल्मियत, इलम वाला। तो जो लर्निड होता है वो आलिम होता है, जो स्टाउट होता है वो क्रूपुलेंस होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अजाइलम एंड शेल्टर। अजाइलम का है पनाहगाह, यहाँ पर पनाह ली जाती है। वैसे तो बाज़ का इन्फेक्शियस डिजीज के लिए जहाँ लोगों को रखा जाता है उसे भी अजाइलम कहते हैं, यतीम खाने को भी अजाइलम कहते हैं। और वो उनका बेसिक मकसद शेल्टर है, क्योंकि उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, वो लोग भी अजाइलम में जाते हैं। जिन्हें कोई प्रॉब्लम होता है वो भी अजाइलम में जाते हैं। तो अजाइलम प्रोवाइड शेल्टर। तो यहाँ देखें स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड वो जगह होती है जहां आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है और आपका डिफेंस बहुत मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड में आपका डिफेंस होता है, आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है कौन? स्ट्रॉन्ग होल्ड। जैसे अजाइलम आपको शेल्टर प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में आप सबसे ज्यादा महफूज होते हैं। जिस तरह से अजाइलम में आप शेल्टर लेते हैं, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड में डिफेंस प्रोवाइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।